सबसे बड़ी खबर के बाद साथ और सबसे बड़ी खबर क्या है, उद्धव के संजय अंदर अब आखिर किसका नंबर, अगला नंबर किसका है? राउत अरेस्ट क्या मातोश्री नेक्स्ट? सवाल यह उठ रहा है। संजय राउत अंदर जा चुके हैं, संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन संजय राउत पर अगली तस्वीर दिखाइए। आज सबसे बड़ा हमला किया एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो संजय राउत हैं ये दरअसल भोपू है और ये भोपू अब बंद हो गया है। देखिए जरा क्या कुछ कहा शिंदे ने, आपको सुनवाऊंगा, लेकिन देखिए शिंदे का करारा वार संजय राउत पर क्या है। एक साथ कैसे संजय राउत पर बदला ले लिया है शिंदे ने, जो कुछ शिंदे कहते रहे। देखिए जरा, एकनाथ शिंदे के निशाने पर संजय राउत है। दरअसल राउत की गिरफ्तारी पर सीएम शिंदे बोले हैं, उन्होंने कहा संजय राउत भोपू हैं, भोपू करार दिया उन्हें, रोज सुबह बजने वाला भोपू तो अंदर गया। अब सुबह सुबह भोपू सुनने को नहीं मिलेगा, शिंदे कह रहे हैं। ईडी अपना काम कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आप ईमानदार हैं तो चिंता की जरूरत नहीं है आपको, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। शिंदे पर पहले हमलावर थे संजय राउत। आपको याद होगा जब सरकार बन रही थी, शिंदे की बगावत पर हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संजय राउत। अब राउत की गिरफ्तारी पर शिंदे ने निशाना साधा है। यदि बेकसूर है तो फिर डर किस बात का है, एकनाथ शिंदे संजय राउत से पूछ रहे हैं। और आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा अब कैसे शिंदे कह रहे हैं भोपू हमेशा के लिए उसके तार निकाल दिए गए, अब नहीं बचेगा। सुनिए जरा। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े हो जाए और अपना बाप बदल लेते हैं। अब संजय राउत चुप रहेंगे, एकदम चुप, खामोश, कुछ नहीं बोलेंगे। और बस इसीलिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे संजय राउत को भोपू कह रहे हैं, जो रोज सुबह उठकर कभी अपने ट्वीट के जरिए तो कभी अपने बयानों के जरिए बजने वाले राउत अब शांत रहेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उन पर बड़ा हमला कर रहे हैं। अरे आता येतो काय? अरे आता येणारच नाही, तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर कई बड़े वार किए, अब बारी एकनाथ शिंदे की। तो सिर्फ संजय राउत शिंदे के लिए ही परेशानी नहीं रहे, संजय राउत बहुत सी महिलाओं के लिए भी परेशानी रहे, महिलाओं के साथ भी विवादों का नाता रहा संजय राउत का। अब संजय राउत अंदर चले गए तो आपको बताऊं, ये एक्ट्रेस सब खुश हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, नवनीत राणा हो, इन सब के साथ संजय राउत का विवाद रहा है। देखिए जरा, आपको सुनवाएंगे नवनीत राणा क्या कह रही है, और कंगना का एक वीडियो वायरल हो रहा है संजय राउत पर, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे संजय राउत का इन एक्ट्रेसेस और सियासतदानों के साथ विवाद रहा। सुशांत केस के बाद संजय राउत का कंगना के साथ विवाद हुआ। कंगना ने मुंबई को असुरक्षित बताया था उस दौर में, आपको याद होगा। तो संजय राउत ने कंगना को अपशब्द कहे थे, संजय राउत ने कंगना को बाकायदा धमकी दी थी। और इतना ही नहीं, कंगना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से मुंबई की उस वक्त तुलना की थी। इसके बाद शिवसेना और कंगना में खींचतान और बढ़ गई। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया, सामना में हेडिंग लगाई थी, संजय राउत ने सामना में हेडिंग लगाई थी, उखाड़ दिया। यह कंगना के लिए कहा गया था। अब आइए नवनीत राणा, राज ठाकरे के चालीसा विवाद के बाद नवनीत राणा चर्चा में आई थी। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो गई थी। नवनीत के पति रवि राणा को भी जेल भेज दिया गया था। नवनीत और संजय राउत के बीच भी उस वक्त विवाद बढ़ा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ का मुद्दा क्यों संजय राउत कह रहे थे, दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया था। नवनीत ने कहा संजय राउत को इसका परिणाम भुगतना होगा, आज वो कह रही हैं। इसके अलावा देखिए सपना, संजय राउत की कथित एक ऑडियो क्लिप वायरल है और इसको लेकर सपना पाटकर ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई हुई है। संजय राउत पर गाली गलौज का आरोप लगाया था, सपना ने धमकी देने का भी आरोप लगाया था संजय राउत पर।
चौल घोटाले में गिरफ्तार सुजीत पाटकर की पत्नी है सपना, और चौल घोटाले में जो गिरफ्तार हुए हैं सुजीत, उनकी पत्नी है सपना। ये मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। उससे पहले आपको दिखाता हूं कि देखिए वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं, जब हनुमान चालीसा पर गिरफ्तारी हो जा रही थी। आज ईडी ने गिरफ्तार किया तो उद्धव से लेकर आदित्य और संसद तक संग्राम हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में वो दौर भी था जब जिस वक्त केवल हनुमान चालीसा पर गिरफ्तारी हो रही थी। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं जब कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया जा रहा था, केवल संजय राउत को अच्छा नहीं लगा। इसलिए जरा सुनिए नवनीत राणा क्या कह रहे हैं। जो कार्रवाई कर रही है वो देश के हित में कर रही है। देश के गरीबों के पैसों के लिए अगर कोई पैसा उसका मिसयूज करता है और अपने आप को अमीर बनाता है गरीबों के पैसे वापर के, तो उसे सजा होनी चाहिए, और ईडी उसी दिशा में काम कर रही है। ईडी ने अपना काम बाखूबी कर रही है और उसके इसमें कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए। इट इज अ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, वो कोई बीजेपी का अलायंस नहीं है। फिर तो ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी के आने से पहला वो कांग्रेस के अलायंस में काम कर रही थी। आप डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप संविधान को ब्लेम नहीं कर सकते। करप्शन आपने किया है तो यू शुड गेट पनिश्ड। तो संजय राउत ने जो बोया है वही काटेंगे। एक कंगना रनौत का इस वक्त वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कंगना रनौत ये बोल रही हैं जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अत्याचार करता है उस पुरुष का पतन होता ही होता है। सुनिए जरा। आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज विटनेस। तो कंगना को आपने सुना, लेकिन आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं। जब संकट मोचक पर संकट आया तो उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकले और उसके बाद संजय राउत के घर पहुंचे। ये देख रहे हैं तस्वीरें, उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। उद्धव उनकी मां संजय राउत की मां से मिले, उनके परिवार से मिले, और उद्धव ठाकरे ने उसके बाद सरकार पर भी हमला किया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये संजय राउत के परिवार से मुलाकात की है उद्धव ठाकरे ने, ये पूरा परिवार संजय राउत का। अगली तस्वीर दिखाइए, आदित्य ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी पर हमला किया। सोचिए ये वो हैं जो कह रहे हैं कि दरअसल तानाशाही हो रही है। महाराष्ट्र में न जाने कितनी गिरफ्तारियां हुई, चाहे नवनीत राणा की गिरफ्तारी, रवि राणा की गिरफ्तारी, न जाने इस तरह की कितनी गिरफ्तारियां हुई, तब तानाशाही नहीं थी। आज करप्शन पर गिरफ्तारी हुई है तो इन्हें तानाशाही दिखाई दे रही है। देखिए जरा उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं और उसके बाद सुनवाएंगे। आदित्य ठाकरे ने भी आज हमला किया है। देखिए आप डर क्यों लग रहा है, सवाल ये है। ये देखिए जरा, उद्धव ठाकरे ने आज कहा संजय राउत की गिरफ्तारी को उद्धव ने गलत बताया है। दरअसल उद्धव ने कहा संजय राउत पर उन्हें गर्व है। वो कह रहे हैं संजय राउत झुके नहीं हैं, जो झुकने वाले थे वो हवा में चले गए। न जाने किसकी बात कर रहे हैं। झुकने वाला कभी शिव सैनिक नहीं हो सकता है। अब महाराष्ट्र की जनता फैसला करेगी। उद्धव ने कहा आज घटिया घिनौनी राजनीति हो रही है। हिटलर को लगता था कि वो जीत जाएगा, बीजेपी के खिलाफ बोलने पर मिटाने की कोशिश हुई। कुर्सी आती जाती रहती है, लोगों का जुड़ना जरूरी है। मरना मंजूर है लेकिन शरण में नहीं जाएंगे। वक्त हमेशा बदलता रहता है, जब हमारा वक्त आएगा, उद्धव कह रहे हैं जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिएगा आपका क्या होगा। अब उद्धव खुद धमकी दे रहे हैं, विरोध में बोलने वालों को जेल भेजा जा रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये दौर उद्धव अपना भूल गए। जब खुद मुख्यमंत्री थे तो विरोध में बोलने वाले न जाने कितने लोग जेल गए थे। आज करप्शन के, भ्रष्टाचार के मामले में उनका राइट हैंड जब जेल गया है तो अब सब तानाशाह नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां उद्धव ने कहा लेकिन यहां ध्यान दूसरी पार्टी को तोड़ने पर है। अब जरा देखिए आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़ा जा रहा है, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आइए उन्होंने आखिरी में क्या कहा कि कैसे उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, दोनों को सुनिए। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक
सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। 40 गद्दार यांच्या घरातल्या स्वतःच्या लोकांचे नाही झाले, यांच्या परिवारांचे नाही झाले, यांच्या कुटुंब प्रमुखांचे नाही झाले, हे महाराष्ट्राचे तरी काय होणार? प्रत्येक वेळी यांना दिल्लीला जायला लागते, दिल्ली समोर झुकायला लागतं। जे काही घडलेलं आहे 40 गद्दारांवर, काही एक ठराविक मला माहिती आहे त्यांच्यावर काही दडपण होती। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सरकार पर आरोप लगा रहे थे मुंबई में, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट में हंगामा रहा होता है। एम्बियंस दीजिए, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था आज, किस लिए? इसलिए क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई। पार्लियामेंट में जो सांसद हैं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, वो हंगामा कर रही थी और संजय राउत की गिरफ्तारी को गलत बता रही थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये प्रियंका चतुर्वेदी बाकायदा प्लेकार्ड लेकर पहुंची थी पार्लियामेंट में। ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी का ही एक विभाग है ईडी, ये कहना था प्रियंका चतुर्वेदी का। सोचिए, ईडी जब एक्शन लेती है तो तानाशाही नजर आती है, और मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, इन्हीं की सरकार में जब एक्शन लेती थी तो वो सारे अच्छे काम कर रही थी। आपके गृह मंत्री जेल में है, पुलिस कमिश्नर भागे चल रहे थे, सचिन वाजे जेल में, आखिर तब क्या हो रहा था? अब जरा सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। बार बार मैं कहती हूं कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। गिरफ्तार तो किया है एक पत्राचाल में, अभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा, फेमा और सब चीजें बाहर आएगी। ये जो संजय राउत, संजय पांडे ने माफियागिरी के कारण सब दबे हुए थे, आगे आगे देखो होता है क्या। संजय राउत की बात है, उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट रखा हुआ है। जांच पड़ताल जो भी करना है, ये करना है, उसके बाद में वो आ जाएंगे उसी तरह से। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए, उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो, तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। कानून की एजेंसीज अब तक काम कर रही है, शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। जो उनका काम है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, उसमें केंद्र सरकार का या कोई राज्य सरकार की दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं, संजय राउत को सुबह सुबह ईडी लेकर पहुंची अदालत, कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में इनकी पेशी हुई, संजय राउत की वहां दलीलें दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए, संजय राउत की रिमांड की कॉपी है, उनकी रिमांड मांगी गई मनी लॉन्ड्रिंग केस में, ईडी ने ये रिमांड कॉपी दी है। आइए अब आपको बताते हैं कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, संजय राउत के वकील क्या कह रहे थे और ईडी के वकील क्या कह रहे थे अदालत में, कि आखिर संजय राउत को रिमांड क्यों दी जानी चाहिए। हुआ यह कि ईडी के वकील ने कहा कि संजय राउत को 37 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, प्रवीण राउत की फर्म से पैसे ट्रांसफर हुए। प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत करीबी बताए जाते हैं। राउत परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए गए, 1 साल में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए। अलीबाग में 10 प्लॉट खरीदने में मदद की गई, दादर में फ्लैट खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर हुए। ये सब ईडी के वकील संजय राउत के सामने कोर्ट में कह रहे थे। 2010-11 के बीच हर महीने संजय राउत को पैसे मिले। संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा के खातों में पैसे डाले गए, ईडी ने कहा। राउत के परिवार को सीधा फायदा मिला, राउत के विदेशी दौरे स्पॉन्सर किए गए। प्रवीण राउत संजय राउत का फ्रंट मैन था। बड़ी बात कही ईडी ने कि जो प्रवीण राउत है, ये तो सामने का आदमी, पीछे का खेल संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत ने गवाहों को डराया है, धमकाया है। ईडी ने कहा हमने संजय राउत को 3 बार सम्मन भेजा, लेकिन राउत जानबूझकर पेश नहीं हुए। मामले से जुड़े सबूतों से भी छेड़छाड़ की गई। ईडी ने राउत की 8
8 दिन की कस्टडी मांगी थी, उनकी 8 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन संजय राउत के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा संजय राउत की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, वो दिल से जुड़ी बीमारी के मरीज हैं, यानी दिल के मरीज हैं, उनकी सर्जरी भी हुई थी। उनके वकील ने कहा इससे जुड़े कागजात कोर्ट के सामने पेश किए गए, पूछताछ देर तक नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर 12 बजे से 1 बजे के बीच गिरफ्तारी हुई है रात को, लेकिन सुबह 7 बजे से ही ईडी उनके घर पर थी। करीब 24 घंटे से उन्हें हिरासत में रखा गया। राउत कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं और राउत दिल्ली में ही हैं, यह कहा गया। जांच में पूरा सहयोग करेंगे, उनके वकील ने कहा। उसके बाद अदालत ने, ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी, अदालत ने 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में 4 दिन की रिमांड दी ईडी को। और उसके बाद अब 4 तारीख तक ईडी के सवालों का जवाब देंगे। क्या सवाल पूछेगी ईडी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा देखिए। उसके बाद संजय राउत को कोर्ट से ले जाया गया वापस ईडी ऑफिस, जहां उनसे आगे की पूछताछ होगी और अब सवालों के जवाब संजय राउत को देने होंगे। अब जरा सुनिए संजय राउत के भ्राता, उनके भाई क्या कह रहे हैं सुनील राउत को। 8 दिन की पीसी मांगी थी, लेकिन आज 8 दिन की पीसी न देते हुए न्यायालय ने उनको 3 दिन की पीसी दी है। 4 तारीख को संजय राउत साहब को फिर एक बार कोर्ट के हाजिर करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय व्यवस्था परफेक्ट न्याय हमें देगी और संजय राउत को जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। तो संजय राउत के भाई को आप सुन रहे थे। अब ईडी 4 तारीख तक संजय राउत से जवाब निकलवाएगी। क्या क्या सवाल ईडी पूछेगी संजय राउत से, देखिए जरा। लंबी चौड़ी लिस्ट है सवालों की। संजय राउत से ईडी के ऑफिसर पूछने वाले हैं कुछ इसी तरह से। ईडी के ऑफिस के अंदर संजय राउत से सवाल जवाब होंगे। उनसे सवाल किया जाएगा कि अलीबाग और दादर में फ्लैट कैसे खरीदा। आरोप यह है कि वही जो करप्शन का पैसा था उसी से फ्लैट खरीदा संजय राउत ने दादर में। इन फ्लैट के लिए पैसे कहां से आए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दादर में फ्लैट के पैसे कहां से आए, ये पूछा जाएगा। वर्षा राउत जो उनकी पत्नी है, वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए क्यों आए। प्रवीण की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में पैसा आया था। घोटाले से कमाई गई मनी ट्रेल बताइए जरा, यानी पैसा कहां से कहां गया है। पात्रा चौल घोटाले में और क्या कुछ जानकारी आपके पास है। बिल्डर की पत्नी के खाते से पैसे क्यों आए आपको। प्रवीण राउत विदेश दौरे पर क्यों स्पॉन्सर करता था, यह भी एक सवाल है। घर से बरामद 11.5 लाख रुपए किसके थे। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं उस दादर के फ्लैट की। वो दादर का फ्लैट जिस पर संजय राउत पर आरोप है कि रिश्वत और घोटाले के पैसों से, करप्शन के पैसों से फ्लैट खरीदा गया। यह है वो दादर की सोसाइटी जहां पर आरोप है यहां का फ्लैट खरीदा गया। और पात्रा चौल की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यह है वो पात्रा चौल जिसमें गरीबों के लिए फ्लैट बनने थे, लेकिन फ्लैट आज तक नहीं बन सके। दशक बीत चुका है, दशक से ज्यादा हो गया, गरीबों के लिए फ्लैट बनने थे, आज तक नहीं बने। और वो जो जमीन थी वो दूसरे बिल्डर्स को बेच दी गई। इसलिए संजय राउत से सवाल किया जा रहा है कि बताइए आपका रोल क्या है इसमें। तो सोचिए बहुत से लोग हैं जो आज तक और अब तक घर के इंतजार में, इस आस में है कि आज नहीं कल उन्हें घर मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आखिर कौन देगा कि उन्हें आज तक घर नहीं मिला है। उन्हें जमीन से हटा दिया गया, उनकी जमीन पर कब्जा हो गया, लेकिन घर आज तक नहीं मिला। देखिए जरा, ये है पात्रा चौल। 672 लोगों को आशियाना मिलना था, यानी वो गरीब लोग जिनकी ये जगह थी। खोलियों में रहने वाले लोगों को घर मिलता, क्योंकि जमीन से खोली हटा दी गई, वहां बड़े बड़े टावर और सोसाइटी बननी थी। घोटाले की वजह से फ्लैट बन नहीं सके। 47 एकड़ में गरीबों के लिए यह घर बनना था। पात्रा चौल में 500 से ज्यादा परिवार रहते थे। सोचिए 500 से ज्यादा परिवार बेघर है। इसी जमीन पर फ्लैट बनाकर घर दिया जाना था। आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बाकायदा करार हुआ और इस जमीन पर 3000 फ्लैट बनने थे, जिसमें से 672 उन गरीबों को मिलने थे। 672 फ्लैट चौल में रहने वालों को मिलते। फ्लैट बनाने वाली कंपनी ने करार के नियम तोड़े। उसे जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन कंपनी ने जमीन को 9 अलग अलग बिल्डर्स को बेच डाला।
1034 करोड़ में इस जमीन को बेच दिया गया और एक भी फ्लैट अब तक आज तक नहीं बना है। कई लोग फ्लैट के पैसे भी दे चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए का गबन का ये केस है। ईडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें पैसे भी निकल रहे हैं, इसमें तथ्य भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है संजय राउत की, ये क्यों है? आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक बड़े पार्टी के सांसद हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। किसने कहा ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई, यदि उसमें करप्शन होगा तो ये नया भारत है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है और स्वाभाविक रूप से करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होगा। और आइए, तो संजय राउत तो अभी सवालों के जवाब देने हैं। नेताओं का कहना है कि संजय राउत ने जो बोया है वही वो काटेंगे, लेकिन राउत का जरा विवादों से पुराना नाता है। राउत और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है लंबे वक्त से। देखिए जरा, अक्सर विवादों में रहते हैं संजय राउत। क्राइम रिपोर्टर, जी हां, क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। क्राइम रिपोर्टर से अपने करियर की शुरुआत की। 29 साल की उम्र में संपादक बन गए और इसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली, सियासत में। 2012 में संजय राउत विवादों में आए। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी का समर्थन किया था। आप जानकर हैरान होंगे, 2 महिलाओं ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था और उस पोस्ट के नाम पर ही उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उस गिरफ्तारी को संजय राउत समर्थन कर रहे थे। जबकि आज शिवसेना और विपक्ष संजय राउत की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। जो करप्शन के मामले में फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी हो तो शिवसेना को जायज है, लेकिन करप्शन पर गिरफ्तारी हो तो वो नाजायज है। ये तो पाखंड है। इस बयान के लिए राउत की आलोचना भी की गई थी उस दौर में। इसके बाद कंगना के साथ भी राउत का विवाद हुआ, नवनीत राणा के साथ भी उनका विवाद हुआ। शिंदे गुट पर कई बार विवादित बयान भी संजय राउत ने दिए। तो विवादों के संजय हो गए अब वो। अब जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। कि जनता का पैसा, देश का पैसा, देश की संपत्ति, जनता को बेवकूफ बनाया हुआ, सरकार को, इनकम टैक्स को, जो भी अगर किसी प्रकार की किसी ने भी हेरा फेरी की है, गलत काम किया है, वो सबको चुकाना होगा। भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार में साबित कर दे, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे दूसरे लोग हों। भाई ईडी पे लोग गए, लेकिन उन्होंने आज तक मीडिया को बताया नहीं कि वो निर्दोष कैसे हैं। न वहां सही जवाब दे रहे, न मीडिया को। हर जगह गुमराह करने की कोशिश, अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश है। Sanjay Raut ji is a very strong leader. He has the support of his party. उनके साथ जो कर रहे हैं वो गलत है, ज्यादती है। संजय राउत जी को पूरा हमारा सपोर्ट। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनते हैं, अभी तक जो अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, पर वहां से और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने संजय राउत जी को हिरासत में ले लिया। ये संयोग है कि प्रयोग है? देश जानना चाहता है। ईडी को सारे पक्ष रख दें और बता दें कि किस किस का क्या क्या हाथ है, किस किस का क्या क्या खेल है, उसमें वो जानकारी दे दें। वो असल में क्या है कि जानकारियां छुपा रहे हैं, इसलिए ईडी ने उनको अपने दफ्तर ले गई है। सच का सच बाहर आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। संजय राउत की गिरफ्तारी पे मुझे कोई ताज्जुब नहीं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बहुत से नेता प्रधानमंत्री मोदी से इस कदर नफरत करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये देश भी श्रीलंका बन जाए, श्रीलंका जैसे हालात बन जाए। मोदी से नफरत और लंका वाली बद्दुआ भाईजान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सवाल ये है कि आखिर मोदी से इस कदर नफरत क्यों, उस प्रधानमंत्री से जिसकी न सिर्फ अपने देश में, पूरी दुनिया में चर्चे हैं, पूरी दुनिया में लोकप्रियता है, उसके लिए आखिर ऐसी बद्दुआ क्यों? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्रीलंका में कैसे राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे लोग, ये बद्दुआ दी जा रही है कि भारत में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, इस तरह से लोग देश की संसद और प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएं, ये ओवैसी का कहना। अगली तस्वीर दिखाई जरा। असदुद्दीन ओवैसी आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि भारत में लंका जैसे हालात हो जाए, ऐसी बद्दुआ क्यों? देखिए जरा रिपोर्ट।
श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने हर चीज को दबा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को, जनता को बताया नहीं। तो डेटा निकलना चाहिए, डेटा बताना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह के हालात ना पैदा हो भारत में। ओवैसी भाईजान देश को श्रीलंका बनाने की दुआ मांग रहे हैं। श्रीलंका में कैसे हजारों की भीड़ ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा था। अब असदुद्दीन ओवैसी लंका का नाम लेकर मोदी सरकार को बददुआ दे रहे हैं। जयपुर में एक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार का विरोध करते हुए बोले कि जिस तरह से देश के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री आवास में भी लोग घुस जाएंगे। श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने हर चीज को दबा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को, प्राइस राइज को, जनता को बताया नहीं। तो डेटा निकलना चाहिए, डेटा बताना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह के हालात ना पैदा हो भारत में। सवाल यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारत को लंका बनने का डर क्यों दिखा रहे हैं? क्या मोदी से नफरत और अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं? दुनिया भी जानती है कि भारत की आर्थिक ताकत क्या है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैसे देश की साख बढ़ती जा रही है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान श्रीलंका जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं ओवैसी को और ओवैसी जैसी सोच रखने वालों को बता रहा हूं कि भारत कभी लंका नहीं बनेगा। देखिए जरा, वजह है साफ। महंगाई दर देखिए जरा, दोनों देशों में कोई तुलना नहीं। महंगाई दर भारत में 7.1% है, श्रीलंका में 54.6%। विकास दर में देखिए, भारत 8.2% जीडीपी विकास दर और श्रीलंका में 3.1%। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत 49,000 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार है और श्रीलंका में 15,000 करोड़, यह फर्क है। गोल्ड रिजर्व 744 टन, श्रीलंका में 1.6 टन। शेयर बाजार में 5 साल में 70% बढ़ा है भारत का शेयर बाजार और देखिए श्रीलंका की हालत, 5 साल में 50% गिर गया है। जीडीपी अनुपात में 20, विदेशी कर्ज जीडीपी के अनुपात में सिर्फ 20% है और श्रीलंका में देखिए जरा, जीडीपी के अनुपात में 111% है विदेशी कर्ज। कृषि उत्पादन में, कृषि में भारत आत्मनिर्भर है और श्रीलंका में कृषि पूरी तरह से चौपट हो गई, तबाह और बर्बाद हो गई। आय के साधन में देखिए, भारत में आय के कई स्रोत हैं, श्रीलंका केवल पर्यटन पर निर्भर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मजबूत साख, दुनिया में भारत की मजबूत साख है और श्रीलंका की हालत यह है कि आज चवन्नी देने को कोई तैयार नहीं है। यह हालत है श्रीलंका की। सरकार की स्थिति देखिए, भारत में एक मजबूत सरकार है, अपने दम पर चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत से बनी सरकार है। श्रीलंका में सरकार का भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं सरकार, और यही वजह है कि लोग संसद भवन के अंदर तक, राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुस गए। इसलिए वो लोग जो ये सोच रखते हैं और ये बद्दुआ कह रहे हैं कि भारत में लंका जैसे हालात होंगे, उनको ये करारा जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाईजान यही नहीं रुके, भाईजान को एक और तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये है कि अजीत डोभाल, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पिछले दिनों सूफी संतों से मिले। ये आप देख रहे हैं एनएसए बैठे, सूफी संतों से मिले, धर्मगुरुओं से मिले। असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा नहीं लगा कि डोभाल आखिर क्यों मिल रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अजीत डोभाल पर भी प्रहार किया। आइए अब आपको बताता हूं डोभाल ने आखिर ऐसा क्या कहा जो असदुद्दीन ओवैसी को चुभ रहा है। देखिए, दरअसल अजीत डोभाल ने कहा कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, तो ओवैसी ने कहा एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बताएं देश में कौन कट्टरता फैला रहा है। डोभाल ने कहा विचारधारा के नाम पर संघर्ष पैदा करते हैं। ओवैसी ने कहा कट्टरता फैलाने वालों का नाम क्यों नहीं लिया आपने। अजीत डोभाल ने कहा देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने कहा देश जानना चाहता है कि वो कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। डोभाल ने कहा नफरत फैलाने वालों का मुकाबला करना है। ओवैसी ने कहा संप्रदाय विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है। डोभाल ने कहा हर संप्रदाय को यह महसूस करना है कि हम एक हैं। ओवैसी ने उस पर कहा कई बार मुसलमानों को डराने की कोशिश होती है।
डोभाल ने कहा हर धर्म को अपनी आजादी के साथ रहने का अधिकार है। ओवैसी ने कहा नमाज पढ़ने को लेकर बार बार आखिर विवाद क्यों हो रहा है। अब आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कहा और उस पर ओवैसी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। कई अनासे, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, हमको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है, वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें जन देश को कौन है वो बताए ना भाई कौन है लोग, हम तो पूछना चाह रहे हैं कि आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूसरे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कट्टरता की बात हो रही है तो एक कट्टरता की मिसाल भी आपके सामने लेकर आया हूं। कैसे कट्टरता इतनी हावी है कि कुछ भी गले नहीं उतर रहा। भोले के भजन पर भी फतवा आ गया है। हिंदुस्तान में भोले के भजन गाने को लेकर भी फतवा और फरमान आ गया है। ये जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसका नाम है फरमानी नाज। इंडियन आइडल में भी ये लड़की जाकर गा चुकी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है फरमानी नाज और भोले का जो भजन है हर हर शंभू वो बहुत अच्छा, सुंदर और शानदार गाती है और ये बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये है फरमानी नाज जो हर हर शंभू जो भजन है वो गाती हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला भजन भी है, लेकिन बहुत से मौलानाओं को ये गले नहीं उतर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, उनका फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भोले के भजन पर ये जो फतवा है, मुस्लिम लड़की के भजन पर ये फतवा जारी किया गया। ये जो लड़की देख रहे हैं आप, इसका नाम है फरमानी नाज। कट्टरता की बात कर रहे थे ओवैसी साहब, देख ले कि भोले के भजन पर मौलानाओं को अच्छा नहीं लग रहा है और फतवा सुनाया है फरमानी नाज को। आइए अब आपको बताता हूं जरा क्या कह रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है फरमानी का गाना। इस देश में सभी को अधिकार है कुछ भी करने का, कुछ भी मतलब जब तक दूसरे को इससे चोट ना पहुंचे। देश को नाज कराने वाली पर कट्टरपंथी विवाद और सोच हावी है। कट्टरपंथियों के निशाने पर इंडियन आइडल फेम आ गई। नाज का गाया शिव भजन मौलवियों को नागवार गुजर रहा। नाज के हर हर शंभू को मौलवियों ने हराम बता दिया है कि आप हर हर शंभू गा रही हैं तो ये आप हराम काम कर रहे हैं। फरमानी ने कहा कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, यानी नाज गाना भजन गाने वाली लड़की कह रही है कि आखिर कोई इस तरह का फरमान जो आप सुना रहे हैं वो सरासर गलत है और जो गाना गाता है उसका कोई मजहब नहीं। फरमानी नाज अक्सर भक्ति गीत गाती हैं और गानों को फरमानी नाज यूट्यूब पर भी डालती हैं। भक्ति गीतों के साथ ही नाज कव्वाली भी गाती हैं, आम गाने भी फरमानी यूट्यूब पर डालती हैं। सावन के इसी महीने में नाज ने शिव का भजन भी गाया है और नाज ने हर हर शंभू गाना यूट्यूब पर अपलोड किया है। सोशल मीडिया पर यह गाना बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है, लोग सुन रहे हैं। 24 जुलाई से अब तक 4,75,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कट्टरपंथी फरमानी नाज के विरोध में उतर आए हैं। देवबंदी उलेमाओं ने नाज के गाने को हराम बता दिया है। कहा शरीयत नाच गाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। नाज ने जो किया है वो हराम है और अल्लाह से तौबा करना चाहिए। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नाज क्या कुछ कह रही हैं और मौलाना जो फरमान सुना रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है और हराम काम से मुसलमान को परहेज करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए। हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, तो हम कभी भी इस चीज़ को लेके ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान या हिंदू का क्यों गा रहे हैं या हम हिंदू या मुसलमान का क्यों गा रहे हैं। तो इससे कुछ वो नहीं है, हम सिर्फ कलाकार हैं। हम गाने के टाइम पे हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को दुख पहुंचाए या ऐसे अल्फाज गाए। हम सबको अच्छी अपनी आवाज़ से हम ये चाहते हैं कि अगला वाला खुश हो। तो हम बस यही सोच के गाते हैं कि
हर चीज धर्म के गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी हमारा चैनल, उस पर हम कव्वाली भी बनाते हैं और भक्ति का तो उस पर भक्ति का गाते हैं, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, हम सब चीज गा लेते हैं। और आइए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि फरमानी भजन गा रही हैं, फरमानी कव्वाली भी गाती हैं। ये है उनकी कव्वाली, जरा एम्बियंस बढ़ाइए, फुल स्क्रीन लीजिए। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा सभी अफसुरदा कदम लरज़ीदा मदीने का सफर है और। तो मौलानाओं को सुनना चाहिए, सिर्फ भजन नहीं कव्वाली भी गा रही है नाज के बारे में आपको बताऊं, फरमानी नाज एक जानी मानी गायिका हैं। नाज गरीब परिवार से आती हैं, गाना ही नाज की रोजी रोटी का जरिया है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं फरमानी नाज। गांव में स्टार की तरह जानी जाती हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी। यूट्यूब पर 3 मिलियन, लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 3.84। 2017 में फरमानी नाज की शादी हुई है, मेरठ के इमरान से नाज का निकाह हुआ है। फिलहाल नाज अपनी मां के घर पर रहती हैं। बेटे को लेकर ससुराल से विवाद हुआ था और मेडिकल बिलों को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके बाद से फरमानी नाज का बेटा काफी बीमार रहता है, इसलिए बेटे के लिए भी उनके लिए मजबूरी है कि किस तरह से रोजी रोटी के साथ साथ उसके स्वास्थ्य के इलाज के लिए भी उन्हें कोशिश करनी पड़ती है। नाज इंडियन आइडल में भी हिस्सा ले चुकी हैं, भाई के साथ इंडियन आइडल में नजर आई थी नाज, और नाज ने शो में जजों को बहुत प्रभावित किया था। बेटे की तबीयत बिगड़ने के पर बीच में छोड़कर इंडियन आइडल लौट आई। बेटे के लिए नाज ने अपने सपने को छोड़ दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कि आखिर क्या कुछ कह रहा है नाज का परिवार, उनकी मां क्या कुछ कह रही है, उनका भाई क्या कह रहा है, सुनिए। भजन भी गा ले, कव्वाली भी गा ले, भाई फिल्मी दुनिया के गाने भी गा ले, सभी गा ले। वो बस ये है जो कोई कहते हैं गा ले, बेचारे कोई ऐसा वो नहीं है गाने का। भाई गायक आदमी तो हर गाना गा सकता है, जी क्या करें, उनका जब काम ही है गाने का। अब इसमें कोई ऐतराज ठान लेगा, कुछ करने लगा, उनकी गलत बात है। एक बात है, कोई थोड़ी धर्म तो सबका, भाई ऊपर वाले का ही तो नाम ले रहे हैं सब, वो वैसा करके ले ला, वैसा करके ले ला। कोई गाने से कोई धर्म अदल बदल थोड़ी हो जा, कोई सबने गाए। बताओ, सलमान खान है और भी बहुत हैं, सब ऐसे से वो कर रहे हैं, उनको उन्हें कोई भी नहीं कर रहा। इस पर सब कह रहे हैं उनका जी ये है वो है। ये उलेमा ये नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान में शांति रहे, क्योंकि आप देखते हैं कलाकार का कोई भी धर्म नहीं होता, और कोई भी इसमें मुस्लिम और कलाकार कोई भी हो, तो ये बहुत गलत बात है उलेमाओं की। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं शुरू से ही हमारे बहुत से कलाकार हैं, जैसे सलमान खान ही है, उसने बहुत से बजरंगी भाईजान का रोल किया है। तो उस समय उलेमा कहाँ थे? क्या एक मुजफ्फरनगर की बेटी होने के नाते उसे ये चुकाना पड़ेगा कि उलेमा उसको ऐसे बोलेंगे कि ये धर्म के खिलाफ है और ऐसे दूसरे धर्म की बात नहीं बोलना चाहिए। देखो, काम करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। और अगर जिसे शर्म लगती हो हमारे से, तो हमें आके मिले, वो हमसे बोले, हमें बताए। अगर उन्हें इतना ही वो है, हम छोड़ देंगे ये काम, हमें घर बैठे खर्चा दे दें, बस बात खत्म। अगर उन्हें इतना ही इतराज है हमारी बहन को गाने गाने में, और काम करने में कोई शर्म नहीं है। काम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दुनिया का तो कहने का ही काम है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, फलाना ढिमकाना। आजकल के दिन अंदर किसी ने आके पूछा कि क्या है, क्या नहीं, तुम्हारे घर में खाना है, खाने को या नहीं है। और अगर आज हमारे पास दौर पे होगा तो वही लोग नाम रख रहे कि भाई जल रहे हैं हमारे से, कि भजन गा रहे हैं, यो गा रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो जिसका एतराज हो वो हमें आके बोले, हमसे नहीं। और आइए अब आपको बताता हूं, सोशल मीडिया पर इसको लेकर जंग हो रही है। जो मौलवी हैं, जो फरमान सुना रहे हैं गाना ना गाने का, उन पर लोग अब हमला कर रहे हैं। राहुल दीक्षित पूछ रहे हैं, देश के संविधान, देश जो है संविधान से चलेगा या इस्लामिक कानून से? इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा, संविधान सभी को बराबर का हक देता है। विक्की सिंह कह रहे हैं, बहुत से हिंदुओं ने कव्वालियां गाई, तब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी क्यों नहीं हुई? संगीता मिश्रा लिख रही है, सलमान बजरंगी भाईजान बन सकते हैं, तब मजहब खतरे में क्यों नहीं आता? जीतू सिंह लिख रहे हैं, मौलाना के लिए गाना गाना हराम है, लेकिन तलाक तलाक कहकर घर से बाहर निकालना हराम नहीं था कभी। अमित शर्मा लिख रहे हैं, आमिर शाहरुख जैसे लोग भी तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, तब क्यों दिक्कत नहीं होती? गोविंद पुरोहित लिख रहे हैं, सलमान तो अपने घर में गणेश की मूर्ति तक रखते हैं, तब कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता है? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु, सुनिए।
ये जो विवादित बयान है, ये जो उन्होंने फतवा जारी किया है, ये देश विरोधी मानसिकता को झलकाता है। इससे साफ जाहिर है, मैं बता देना चाहता हूं कि भारत देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। अगर उन्हें फतवे जारी करने हैं, शरीयत से अपना कानून चलाना है, तो भारत छोड़ सकते हैं। और हम फरमानी नाज का स्वागत करते हैं कि उन्होंने भोलों के लिए, शिव भक्तों के लिए जो सुंदर भजन की प्रस्तुति की है। और हम प्रशासन से, स्थानीय शासन से मांग करते हैं कि फरमानी नाज की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये आज का वक्त है जहां समाज के सभी वर्ग, धर्म के लोग मिलजुल के आगे बढ़ें। यही सबका प्रयास रहना चाहिए और किसी भी नकारात्मक चीज से हमें बचना चाहिए। हम सबको मिलजुल के अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए। समाज में भाईचारा रहना चाहिए और सबकी उन्नति एक साथ सुनिश्चित हो, ये हमारी सरकार प्रयास कर रही है और सबको इस प्रयास में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज ये एक और बड़ी खबर है कि कैसे कांग्रेस बेनकाब हो गई। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्मृति ईरानी के परिवार पर, उनकी बेटी पर हमला किया। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर यह आरोप लगाया कि उनकी बेटी का एक बार है, गोवा में एक बार है जिसका नाम है सिली सोल्स। स्मृति ईरानी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि स्मृति ईरानी कोर्ट तक चली गई, क्योंकि वो सच के साथ थी। और कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस के नेताओं ने दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए। कांग्रेस के नेताओं के ये आरोप झूठे हैं। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ, तो आपको बता रहा हूं। कांग्रेस नेताओं पर कोर्ट ने आज बहुत तल्ख टिप्पणी की है। कहा बिना तथ्यों की जांच किए कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की, स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाया इस तरह की बयानबाजी से। ना तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और ना ही रेस्टोरेंट, जिसे वो बार कह रहे थे, ना ही रेस्टोरेंट स्मृति और उनकी बेटी का है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कभी लाइसेंस के लिए भी स्मृति ईरानी और उनकी बेटी ने अप्लाई नहीं किया। स्मृति की छवि बिगाड़ने के लिए जानबूझकर यह बयानबाजी हुई है। टिप्पणियां स्मृति के खिलाफ जानबूझकर की गई। जयराम रमेश और पवन खेड़ा और निट्टू डिसूजा को बाकायदा कोर्ट ने अब सम्मन जारी किया है। 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है कि 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करें। अब अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी इस मामले में। इसके साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो ट्वीट किए थे कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर, इस बात को लिखा था कि स्मृति ईरानी की बेटी का बार है, इसे फौरन डिलीट करें कांग्रेस के नेता। और अगर डिलीट नहीं किया तो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया ऐप को कार्रवाई करने की जरूरत है, वो खुद डिलीट कर दें। कोर्ट ने कहा 24 घंटे में इस आदेश का पालन होना चाहिए। ऐसा ना हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को हटा दें। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति की बेटी पर दरअसल आरोप लगाया था कि स्मृति की बेटी पर गोवा में बार होने का इल्जाम लगाया था। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने बार का एक अवैध लाइसेंस बताया था कि स्मृति की बेटी ने अवैध तरीके से लाइसेंस लिया है। बयान को लेकर स्मृति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और स्मृति ईरानी ने 2 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया था। और आइए, यह सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। एन इलीगल बार इन गोवा। हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी यह मांग करते हैं। आपकी तो मैंने सुना याददाश्त बड़ी अच्छी है प्रधानमंत्री जी, आपको तो याद होगा 12 दिसंबर 2004 को सूरत में स्मृति जुबिन ईरानी ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी आप। आज हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। यह पवन खेड़ा का बयान है और जिसके बाद यह संग्राम हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई पर आज संसद में संग्राम हुआ। पिछले कई दिनों से सदन नहीं चल पा रहा था। विपक्ष मांग कर रहा था कि सदन में महंगाई पर चर्चा हो, इसलिए बार बार सदन स्थगित हो जा रहा था। अलग अलग वजह हो सकती है इसके पीछे, लेकिन आज
महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। नियम 193 के तहत सभी सांसदों ने अपनी बातें रखी और आखिर में खुद वित्त मंत्री ने महंगाई पर बोला है। जरा सुनिए सांसदों ने महंगाई पर क्या कुछ कहा। देश के वो लोग जो कर्जों पर घर और गाड़ी लिए थे, उनके 1% लोन इजाफा हो गया, क्योंकि आपकी तरफ से गलत पॉलिसियों की वजह से आरबीआई ने 0.9% बढ़ाया तो बैंक्स ने 1% बढ़ा दिया। जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। जब पहले मनमोहन सिंह के जमाने में राइट हमारे मुद्दा की भाव जब गिरने लगे थे, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते थे कि आईसीयू में जा रहे हैं हिंदुस्तान की मुद्रा। अभी कहां जा रहे हैं? अभी कहां जा रहे? तो शतक लगाने में और देरी नहीं रखे। अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर। रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 9%, अभी 7% है। 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था। यूपीए के कार्यकाल में 9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। मौत का अस्पताल एक अस्पताल बन गया। तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। जिस वक्त अस्पताल में आग लगी, फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर का ये अस्पताल है। आग की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए जरा, मध्य प्रदेश के जबलपुर के दिल के अस्पताल में ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। यहां दमोह नाका शिवनगर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगी, जिसमें कई मरीजों और तीमारदारों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और जानकारी यह मिल रही है कि जिन लोगों की जान गई है उसमें अस्पताल स्टाफ के भी कई लोग शामिल हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उसके बाद आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख रहे हैं। उसके बाद फायर फाइटर्स पहुंचे हैं जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है। लोगों को रोका जा रहा था जो आगे जा रहे थे। ये देखिए अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया अस्पताल के अंदर। आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं है, लेकिन 8 लोगों की मौत हुई है ये बताया जा रहा है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। जबलपुर के प्राइवेट अस्पताल में आग लगी और दोपहर 2:45 पर बताया जा रहा है जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में आग लग गई। आग से न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों में 3 अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल थे जो अस्पताल में काम करते थे। हादसे के वक्त अस्पताल में करीब 25 लोग मौजूद थे और बताया जा रहा है कि दूसरे फ्लोर पर ज्यादा मौतें हुई हैं, यहीं पर ज्यादा लोग फंसे हुए थे। इसमें मरीज भी शामिल थे, तीमारदार भी शामिल थे जो वहां मौजूद थे। और जब आग लगी उसके बाद लोगों को खिड़की और दरवाजे तोड़कर निकाला गया। फायर फाइटर्स ने लोगों को निकाला है। अस्पताल में आने जाने का दरअसल एक ही रास्ता है। जब आग लगी तो वो रास्ता बंद हो गया, अवरोध हो गया, जिसके बाद बहुत से लोग निकल नहीं सके और ना निकल पाने की वजह से भी लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की धुआं भर जाने की वजह से भी मौत हुई। हादसे की जांच जबलपुर डिविजनल कमिश्नर करेंगे। हादसे की जांच, हादसे में पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है इस मामले में। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मदद का ऐलान भी किया गया है। सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान को। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं।
आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। जो घायल हैं उनको दूसरे अस्पतालों में उपचार के लिए भेज के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मैंने घटना की कमिश्नर जबलपुर को जांच के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों का भी पता करेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे। बीच बड़ी खबर आ रही है, जबलपुर अग्निकांड की जांच के आदेश दे दिए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर में ये जो भीषण हादसा हुआ है, आग लगी है, इस अग्निकांड में जांच के आदेश दे दिए गए। जबलपुर कमिश्नर करेंगे मामले की जांच। इस मामले में जबलपुर के कमिश्नर को यह जिम्मा सौंपा गया है जांच का। शिवराज सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और अगले एक महीने में कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपनी है। ये जो आग लगी है अस्पताल में, आग कैसे लगी, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, आखिर कैसे वो संसाधन मौजूद नहीं थे कि आग लगने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जाता, और क्यों अस्पताल जैसी जगह पर एक ही गेट था जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और बहुत से लोगों की मौत इसी वजह से हुई है। इसके लिए जबलपुर कमिश्नर को लगाया गया है, वो जांच करेंगे इस पूरे मामले की और रिपोर्ट सौंपेंगे। आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। एसपी क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। चंडाल भाटा थाना गोरखपुर स्थित न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल था, जिसमें करीबन 2:30 बजे करीब एक घटना हुई, जिसमें ये जैसा कि अभी तक 2-2.5 घंटे की हमारी जो पूछताछ जितने भी हम कर पाए हैं उसमें निकल के आया है कि जब बिजली गई तो जनरेटर पे स्विच ओवर हुआ था, तो उस दौरान कोई शॉर्ट सर्किट जैसी घटना हुई, जिससे आग लगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फैली है। इसमें पुलिस का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला तत्काल पहुँचा। पुलिस ने कुछ शीशे वगैरह तोड़ करके लोगों को रेस्क्यू किया और अभी फिलहाल जितना 8 लोगों की जो है मृत्यु होगी मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली है। तो आप एसपी को सुन रहे थे जो बता रहे थे वो इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि मोहन भागवत से मिले हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। दोनों ने मुलाकात की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहूंगा कि सीएम बनने के बाद शिंदे की पहली मुलाकात है संघ प्रमुख मोहन भागवत से। ये देख रहे हैं आप, एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। फडणवीस ने कहा हिंदुत्व हमारा एजेंडा है और ये एजेंडा जो हिंदुत्व है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिस पर उद्धव को शिंदे ने घेरा था कि वो हिंदुत्व से दूर हो गए हैं महाविकास अघाड़ी की सरकार में आकर। इसलिए फडणवीस ने कहा है कि हिंदुत्व हमारा एजेंडा था, एजेंडा है। संघ प्रमुख से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे की पहली मुलाकात है आरएसएस प्रमुख से मोहन भागवत से, और मुलाकात के बाद हिंदुत्व पर जोर दिया है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने। तो फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।